हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हमारी सीरीज स्टार स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस सीरीज में ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं जो स्टार होते हैं। जी हाँ, ये स्टॉक्स रियली स्टार होते हैं और यदि आप उनको इन्वेस्ट करते हैं आज की तारीख में तो आप डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम किसी भी डाटा के बिना कोई बात नहीं करते हैं और हम हवा में कोई बात नहीं करते हैं। हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो आपके सामने वीडियो में करते हैं। आप हमारे कोई भी वीडियो देख लीजिएगा और यही हमारी एक खासियत है। और जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं हमारी इस स्ट्रेंथ को। और हम आपके सामने जो स्टॉक आज लेकर के आए हैं वो आप जब हमारा एनालिसिस देखेंगे उसके बाद में आप कहेंगे कि हाँ, क्या स्टॉक है। और रियल में यदि आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जो भी एनालिसिस करूंगा वो आपको डाटा के साथ में करूंगा। फिलहाल आप हमारा डिस्क्लेमर देख सकते हैं और ये हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो अब हम आते हैं अपनी मेन स्क्रीन में। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमारे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए, उनमें सबसे पहले होता है कंपनी के फंडामेंटल्स। दूसरी चीज होती है हमें कि कंपनी की ग्रोथ कैसी है, तभी तो हमारा पैसा बनेगा। यदि कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी तो उसका शेयर प्राइस कैसे बढ़ेगा। तीसरी चीज होती है कि हमारा जो स्टॉक हम खरीदने जा रहे हैं वो कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है, तो हमें कंपनी के प्राइस की वैल्यूएशन देखनी होती है। और चौथी चीज हम देखते हैं कि क्या कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। यदि ये डिविडेंड पेइंग कंपनी है तो अच्छी बात है। जनरली ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम इसको एक वेटेज देते हैं। और जो अंत में और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सेफ्टी और रिस्क की। हम उसमें ये चेक करते हैं कि कहीं ये कंपनी ऐसी तो नहीं है कि बैंकक्रप्ट हो जाए, हम इन्वेस्ट करें और कंपनी पता चला कि बैंकक्रप्ट हो जाए। तो ये सारी चीजों को हम कंसीडर करते हैं किसी भी स्टॉक के सिलेक्शन के लिए। तो फ्रेंड्स, हम जो आज आपको स्टॉक के बारे में बताने जा रहे हैं, ये स्टॉक बीएसई में लिस्टेड है। एनएसई में आपको इसके कोट नहीं मिलेंगे। और ये लिस्टेड है, इसका जो 22 अगस्त का यानी कि फ्राइडे का जो रेट था क्लोजिंग, ये था 8.66। तो आप देख सकते हैं इसका जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज है, यानी कि ये अपने फेस वैल्यू से नीचे काम कर रहा है। ऑलरेडी ये अंडर वैल्यूड है। बाकी की क्या चीजें हैं वो सब आपको एनालिसिस में बताने ही वाले हैं। तो हम इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारे 5 फैक्टर्स हैं, हम उनमें कंपनीज को एक एक स्टार देंगे यदि उन फैक्टर्स में वो क्वालिफाई करती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं अपना फंडामेंटल्स। हम ये देखते हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सबसे ज्यादा पसंद की चीज है फंडामेंटल स्कोर। जब हम किसी भी कंपनी का एनालाइज करते हैं तो हमारी जो पसंद का टूल होता है वो होता है पाइथ्रोस्की स्कोर। तो हम इस कंपनी का जब फंडामेंटल स्कोर कैलकुलेट करा हमने, तो यहाँ पर ये आ रहा है 7। तो ये एक काफी अच्छा स्कोर आया है, पाइथ्रोस्की स्कोर। और हम इसलिए इस कंपनी को इसके फंडामेंटल्स के लिए देते हैं 1 स्टार और हम मेन स्कोर बोर्ड में कंपनी को फंडामेंटल के लिए देते हैं 1 स्टार। तो इस प्रकार से कंपनी ने 1 स्टार अचीव कर लिया है और अभी इसके 4 स्टेप और बाकी हैं। हमारा जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा फैक्टर है, वो है ग्रोथ का। फ्रेंड्स, यदि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं तो आप इस इंटेंशन से खरीदते हैं कि आपका शेयर प्राइस इंक्रीज हो। और यदि हम देखते हैं कि जो ग्रोथ वाली कंपनीज होती हैं उनके ही प्राइस इंक्रीज होते हैं, लेकिन यदि हम ग्रोथ कंपनी में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनका पीई रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम पीई रेशियो की जगह एक और टूल है, एक और फॉर्मूला है जिसका हम यूज करते हैं, जिसे कि हम पीईजी रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर पीईजी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग्स टू ग्रोथ। हम इस रेशियो का यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या कंपनी इसमें इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पीईजी रेशियो है वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। हमारा जो पी रेशियो होता है उसको यदि हम ईपीएस ग्रोथ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पीईजी रेशियो आ जाता है। तो हम अपना पी रेशियो यानी कि प्राइस अपॉन ईपीएस को ए से डिनोट करेंगे
और ईपीएस ग्रोथ को हम बी से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखने की है कि पीईजी रेशो यदि 1 से नीचे है तो ही अच्छा माना जाता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या है यहाँ पर। इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो हमने यहाँ पर लिख रखी है, जैसे कि इसकी शेयर प्राइस जो कि 8.66 है, इसका जो करंट ईयर का ईपीएस है वो है 12.09 और इसका जो लास्ट ईयर का ईपीएस है वो है 1.37। तो आप यहाँ से ही समझ गए होंगे कि कंपनी ने कितनी जबरदस्त ग्रोथ की है। मार्च 2000 वाले करंट फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि 1.37 से इसका जो ईपीएस है वो 12.09 हो गया है। ये मैं आपको डाटा के साथ में बता रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं इसका डाटा जो कि 5 सालों का डाटा है। लेकिन आप देखिएगा कि जो इनकी मार्च 2019 में ईपीएस थी वो थी 1.37 और मार्च 2020 में ये बढ़कर के 12.09 हो गई है। तो एक शानदार इसका ईपीएस यहाँ पर बढ़ के आया है। और अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे पीईजी रेशो, तो इसके लिए हमें दो चीजों की जरूरत होगी, ए और बी। हम यहाँ पर सबसे पहले ए को कैलकुलेट करते हैं, यानी हम पी रेशो को कैलकुलेट करते हैं। तो पी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम शेयर प्राइस को करंट ईयर के ईपीएस से डिवाइड कर देंगे, यानी 8.66 डिवाइडेड बाई 12.09, तो ये आएगा 0.72। और अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका ईपीएस ग्रोथ। इसके लिए हम जो इसका करंट ईयर का ईपीएस है उसको लास्ट ईयर के ईपीएस से डिवाइड करेंगे और -1 कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये आ रहा है 782%। आपने देखा कितनी जबरदस्त इसकी ईपीएस ग्रोथ रही है इस साल। और अब हम फाइनली कैलकुलेट करते हैं इसका पीईजी रेशो। तो पीईजी रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमको सिंपल ए डिवाइडेड बाय बी करना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो आप देख रहे हैं 0.72 डिवाइडेड बाय 782, तो ये आएगा 0.001। आप देखिएगा कितना ज्यादा अंडर वैल्यूड है। और ये जो पीईजी रेशो है ये हमारी आइडियल लिमिट 1 से कम है। तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम कंपनी को 1 स्टार देते हैं। तो अब तक कंपनी ने 2 स्टार अचीव कर लिए हैं। और अब हम चलेंगे तीसरे फैक्टर की ओर, जो कि है वैल्यूएशन का फैक्टर। वैल्यूएशन का फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि हम किसी भी अच्छी ग्रोथ कंपनी को खरीदने जाते हैं या कोई अच्छी कंपनी को खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका जो पी रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हम जनरली वैल्यूएशन के लिए पी रेशियो को चेक करते हैं या हम प्राइस टू बुक रेशियो को चेक करते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमारे ये दोनों चीजें जो है वो प्रॉपर काम नहीं करती हैं। इसलिए मिस्टर बेंजामिन ग्राहम जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने एक नंबर दिया और हम उस नंबर का यूज करेंगे जिसको कि ग्राहम नंबर कहते हैं। ग्राहम नंबर क्या होता है? ग्राहम नंबर बेसिकली जैसा कि आप पिंक बॉक्स में देख रहे हैं, हमारा थंब रूल होता है कि यदि जो ग्राहम नंबर है वो जो यदि शेयर प्राइस उससे कम है तो हम शेयर को खरीद सकते हैं। यानी ग्राहम नंबर से ज्यादा शेयर का प्राइस नहीं होना चाहिए। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। ग्राहम नंबर ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि 22.5 मल्टीप्लाइड बाई अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई बुक वैल्यू पर शेयर, और इसका जो प्रोडक्ट आता है उसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमको जिन चीजों की जरूरत होती है वो होती है अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको डाटा के साथ में बताएंगे। तो आप देखिए इसका बुक वैल्यू जो है वो 27.25 आ रहा है और अर्निंग पर शेयर अभी हमने लास्ट स्क्रीन में चेक किया था 12.09। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं ग्राहम नंबर को। हमारा ग्राहम नंबर इस तरह से आएगा 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 12.09 मल्टीप्लाइड बाई 27.25। ये जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा 7413। यदि हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आएगा 86.10। तो जैसा कि पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है कि हमारा यदि ग्राहम नंबर ज्यादा है शेयर प्राइस से तो हमें उसको खरीद लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो काफी ज्यादा कम है, तो हम इस शेयर को इसलिए यहाँ पर कहेंगे कि ये एक अंडर वैल्यूड शेयर है और हमें इसे खरीदना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर इसको एक और स्टार देते हैं। और अब तक कंपनी ने 3 स्टार अचीव कर लिए हैं। और अब हम चलते हैं चौथे फैक्टर की ओर। चौथा फैक्टर है हमारा डिविडेंड का। हम देखते हैं कि क्या कंपनी डिविडेंड पे करती है। यदि पे करती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिविडेंड स्टॉक्स जनरली वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज देती हैं,
लेकिन यदि कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो वहां पर आप डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं। तो फिर भी हम इसके लिए हम जो एक टूल होता है जिसे हम डिविडेंड यील्ड कहते हैं, तो हम डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करते हैं। अब ये डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, ये बहुत ही सिंपल है। जो हमारा एनुअल डिविडेंड होता है, यदि हम उसको करंट स्टॉक प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो डिविडेंड यील्ड हो जाता है। और डिविडेंड यील्ड को जनरली यदि वो 1 से ज्यादा है या इवन 0.60 से भी ज्यादा है तो हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं कि इस कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया है। मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इन्होंने कोई भी डिविडेंड इशू नहीं किया है। तो यहाँ पर इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है और ऐसी कंडीशन में हम इसको अट्रैक्टिव नहीं मानते हैं और हम यहाँ पर इसको नेगेटिव पॉइंट देते हैं और हम इसको कोई भी स्टार नहीं देते हैं। तो आपने देखा अभी तक कंपनी को 4 में से 3 स्टार मिले हैं और यदि अब हम जो 5वें फैक्टर की बात कर रहे हैं, रिस्क एंड सेफ्टी की, यदि इसमें इसको स्टार मिल जाता है तो हम इस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये 4 स्टार वाली कंपनी होती है और हम कोई भी स्टॉक को जो कि मिनिमम 4 स्टार अचीव करता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सेफ्टी एंड रिस्क वाले फैक्टर को और उसमें हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डर होता है हमें जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं कि कहीं कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो जाती है, और इस सब के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की देखने की जरूरत होती है, जैसे कि कंपनी की वर्किंग कैपिटल, अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें हमें जरूरत पड़ती है किसी भी कंपनी की बैंकरप्सी को चेक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला डेवलप किया है मिस्टर ऑल्टमैन ने, जिन्होंने ऑल्टमैन जेड स्कोर डेवलप किया है और उससे हमें पता चलता है कि कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है या नहीं। तो हम इसी का ही सहारा लेंगे। ये क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। ऑल्टमैन ने एक स्कोर शुरू किया जिसे हम जेड स्कोर बोलते हैं, ऑल्टमैन जेड स्कोर, और ये इस तरह से कैलकुलेट होता है जिसे हम जीटा कहते हैं। ये होता है 1.2a प्लस 1.4b प्लस 3.3c प्लस 0.6d प्लस 1.0e। और यहाँ पर जो A B C D E हैं ये लिखे हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये सब हम टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे। सेल्स को भी हम टोटल एसेट से डिवाइड करेंगे और हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू ऑफ टोटल लायबिलिटी से। तो ये एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है और इसका जो रिजल्ट यदि 1.81 आता है तो वो डिस्ट्रेस जोन वाली कंपनी होती है, और यदि 1.81 से लेकर के 2.99 होता है तो वो ग्रे जोन वाली कंपनी होती है, और यदि जेड स्कोर 2.99 से ज्यादा होता है तो वो एक सेफ जोन वाली कंपनी होती है। तो हम जनरली डिस्ट्रेस जोन वाली कंपनीज को अवॉइड करते हैं, लेकिन यदि कोई कंपनी ग्रे जोन या सेफ जोन वाली होती है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था ऑल्टमैन जेड स्कोर। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो यहाँ पर हमने लिख रखी है। और अब हम इसको राइट साइड में आप देखिएगा हमारा, हम इसको ऑनलाइन इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि उसमें उसका जो स्कोर है वो कितना आता है। और यदि ये स्कोर 1.81 से ज्यादा आता है तो डेफिनेटली हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। तो आपने देखा, हमने ये चेक किया ऑनलाइन और यहाँ पर हमने देखा कि इनका जो ऑल्टमैन जेड स्कोर आ रहा है ये 1.81 से ज्यादा है, और इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को देते हैं 1 स्टार और हम कंपनी को यहाँ पर मेन स्कोर बोर्ड में देते हैं 1 स्टार। इस प्रकार से ये कंपनी जो है ये एक 4 स्टार वाली कंपनी है। अब हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे और हम आपको बताने वाले हैं कि ये कंपनी कौन सी है। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही छोटे अमाउंट की कंपनी है, 8.66 इसका प्राइस है BSE पर, और इस कंपनी का जो नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 4 स्टार वाली कंपनी है, ये है एसविन एग्रीटेक लिमिटेड, और इसके डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और
ये इसके साथ साथ ये एक्वाकल्चर ट्रेडिंग और इनका जो नियर फ्यूचर में 300 करोड़ के करीब इनको इक्विटी ये लेने के मूड में है मार्केट से, साथ में ये डेब्ट भी लेने के मूड में है और काफी ज्यादा इनका एक्सपेंशन प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाया है एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर फार्मिंग और प्रोसेसिंग का। तो ये एक ट्रेडिंग है बिजनेस, इनके इसके साथ साथ इनके साथ ये जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें ये अपने खुद के बनाए हुए सॉफ्टवेयर का भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।